डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 14वां अध्याय गणितीय विवेचन की प्रश्नावली 14.4 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे और इस प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले हमारे पास है अंतर्भाव या सहप्रतिबंध कथन। अंतर्भाव को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीकेशन और सहप्रतिबंध को बोलते हैं कंडीशनल। अंतर्भाव या सहप्रतिबंध कथन को बोलेंगे इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये तीन प्रकार की होती है अंतर्भाव जो कथन है वो। पहला जिसमें यदि तो आ जाए इस टाइप के कथन, दूसरा केवल यदि आ जाए वो कथन, और तीसरा यदि और केवल यदि आ जाए वो कथन। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ यदि तो से। यहाँ हमने एक कथन लिया है, यदि आपका जन्म किसी देश में हुआ है तो आप उस देश के नागरिक हैं। तो यहाँ ये यदि और तो, ये देखो यहाँ पे ये यदि है और तो, यदि तो वाला यहाँ पे मैंने एक कथन लिया है। तो जब इसके आप घटक कथन बनाओगे तो घटक कथन में यदि और तो नहीं आएगा, एक घटक कथन ये बन जाएगा पहला और दूसरा घटक कथन ये बन जाएगा। पहला घटक कथन क्या है, आपका जन्म किसी देश में हुआ है, आपका जन्म किसी देश में हुआ है, और दूसरा घटक कथन बन जाएगा आप उस देश के नागरिक हैं। तो यहाँ ये किस टाइप का है, यदि से शुरू हुआ है, पहले पी फिर तो से जुड़ेगा तो और क्यू। यदि पी तो क्यू हमें ये बताता है, यानी आप इनके घटक कथनों को अलग अलग यहाँ करना सीख गए हैं। शुरू वाले में यदि नहीं आएगा और दूसरे में तो नहीं आएगा, बाकी यूं के ये दोनों घटक कथन आ जाएंगे। तो ये इस टाइप का है, यदि पी तो क्यू ये है। तो इसमें एक कंडीशन ये है कि यदि आपका पी सत्य है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि क्यू भी सत्य होगा। अगर पी आपका असत्य है तब हम क्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये दोनों बातें मैंने लिख दी है ताकि आपको याद रह जाए। यदि किसी दशा में पी सत्य है तो क्यू अनिवार्य रूप से सत्य होगा, और यदि किसी दशा में पी असत्य है तो क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसे? जैसे यदि आपका जन्म किसी देश में नहीं हुआ है तो आप उस देश के नागरिक हो भी सकते हैं और उस देश के नागरिक नहीं भी हो सकते। तो यदि पी असत्य है तो क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है इस टाइप की जो कथन आ जाए उनमें। यदि पी सत्य है तो क्यू अनिवार्य रूप से सत्य होगा, अगर पी असत्य है तो क्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इस टाइप का अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको यदि तो के सारे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने एक कथन लिया है, यदि कोई संख्या 9 की गुणज है तो वह 3 की भी गुणज होगी। तो यहाँ पे जो इसके घटक कथन होंगे वो बनाओ सबसे पहले। जैसे P हो जाएगा कोई संख्या 9 की गुणज है, कोई संख्या 9 की गुणज है, वह संख्या 3 की भी गुणज है, वह संख्या 3 की भी गुणज है। ये घटक कथन हमारे पास आए। अब इसको हम ये लिखेंगे, यहाँ जो ये स्टेटमेंट है वो इस टाइप की है, यदि P तो Q, ये इस टाइप की स्टेटमेंट है। अब इस कथन को हम ये लिख सकते हैं P अंतर्भाव Q, P अंतर्भाव Q। और जो इसका लिखने का तरीका है वो इस टाइप से होगा, अंतर्भाव को बोलते हैं इम्प्लाइज। P ये बराबर का निशान, इसके ऊपर ये और ये।
हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्भाव और इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लाइज, और जो निशान है वो इस टाइप का बनता है। अब इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि निषेधन, पी के निषेधन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ये पी का निषेधन और ये क्यू का निषेधन। पी का निषेधन अगर आप यहां बनाओ, कोई संख्या 9 की गुणज नहीं है, कोई संख्या 9 की गुणज नहीं है। तो क्यू का निषेधन क्या हो जाएगा, वह संख्या 3 की गुणज नहीं है। तो इसका भी आ जाएगा कि कोई संख्या 3 की गुणज नहीं है, कोई संख्या 3 की गुणज नहीं है। तो ये अगर P एम्प्लाइज Q है, तो अगर नहीं वाला करेंगे तो Q निषेधन एम्प्लाइज P निषेधन आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा निषेधन में। कैसे, यदि कोई संख्या 3 की गुणज नहीं है तो वह संख्या 9 की भी गुणज नहीं है। कैसे, ये यहां से देखो, यदि कोई संख्या 3 की गुणज नहीं है तो वह संख्या 9 की भी गुणज नहीं है। अगर P इम्प्लाइज Q सत्य है तो निषेधन Q इम्प्लाइज निषेधन P भी सत्य होगा। ये बात विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है। तो जो अंतर्भाव यदि तो है तो वो इतने में आपका काम चल जाएगा, इतना ही आपके सिलेबस में है, +1 के सिलेबस में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि P आपका सत्य है तो Q भी सत्य होगा, अगर P असत्य है तो Q के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 2 चीजें तो मैंने आपको ये बताई। तीसरी ये बताई कि अगर P अंतर्भाव Q है तो अंतर्भाव का मैंने सिंबल बताया। उसके बाद यदि P अंतर्भाव Q है तो निषेधन Q अंतर्भाव निषेधन P होगा। निषेधन में जो है वो ये वाली चीज इधर आ जाएगी और ये वाली चीज इधर आ जाएगी, जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रतिधनात्मक और विलोम, यानी कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिधनात्मक क्या होता है। तो एक कथन मैंने ये लिया यदि तो वाला, यदि भौतिक वातावरण में परिवर्तन होता है तो जैविक वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। इसका प्रतिधनात्मक कथन हमें लिखना है तो वो इस टाइप से लिखा जाएगा, पीछे से शुरू होगा कि यदि जैविक वातावरण परिवर्तित नहीं होता तो भौतिक वातावरण में भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिधनात्मक कैसे लिखना है, पीछे से लगना है कि यदि जैविक वातावरण में परिवर्तन नहीं होता, पीछे वाला लिखा यदि जैविक वातावरण में परिवर्तन नहीं होता तो भौतिक वातावरण भी परिवर्तित नहीं होता। यानी इधर भी नहीं लग गया और यहाँ पे भी नहीं लग जाएगा। जैसे स्टेटमेंट हमारे पास इस टाइप की हो कि यदि P तो Q, तो इसका प्रतिधनात्मक जो होगा वो होगा यदि Q नहीं तो P नहीं। इधर भी नहीं उधर भी नहीं, बाद वाला पहले पहले वाला बाद में आ जाता है। तो इस टाइप से किसी भी कथन को जो यदि तो वाला है उसको प्रतिधनात्मक कथन में हम बदल सकते हैं। ये तरीका है कि बाद वाला पहले पहले वाला बाद में और दोनों के साथ नहीं आ जाएगा। यदि Q नहीं तो P नहीं। दूसरे भाग में आता है कि विलोम कथन। पहला प्रतिधनात्मक कथन था, दूसरा है विलोम कथन। विलोम कथन में हम एक कथन लेके चलते हैं,
फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कथन का विलोम कथन कैसे लिखते हैं। यदि तो वाला ही कथन हम ले रहे हैं, यदि एक संख्या 10 से भाज्य है तो वह 5 से भी भाज्य है। ये हमने एक कथन लिया, तो इसका विलोम कथन ये हो जाएगा, यदि एक संख्या 5 से भाज्य है तो वह 10 से भी भाज्य होगी। यानी इसका उल्टा लिख देना है, Q वाला P की जगह आ जाएगा, P वाला Q की जगह आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं करना। जैसे स्टेटमेंट इस टाइप के हमारे पास, यदि P तो Q, तो इसका विलोम जो है वो ये आ जाएगा, यदि Q तो P। तो इस तरह से प्रतिधनात्मक और विलोम स्टेटमेंट्स इस टाइप से हम लिख सकते हैं। प्रतिधनात्मक में क्या था, दोनों तरफ नहीं नहीं से जुड़ जाएगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आ जाएगा, और विलोम में सीधा ही विपरीत हो जाएगा, Q की जगह P आ जाएगा और P की जगह Q आ जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 9। अब आगे उदाहरण नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों के प्रतिधनात्मक कथन लिखिए। प्रतिधनात्मक कथन लिखना है। प्रतिधनात्मक क्या होता है, यदि P तो Q का प्रतिधनात्मक होगा, यदि Q नहीं तो P नहीं। यहाँ पहला भाग है, यदि एक संख्या 9 से भाज्य है तो वह 3 से भी भाज्य है। तो इसका प्रतिधनात्मक ये होगा कि यदि कोई संख्या 3 से भाज्य नहीं है तो वह 9 से भी भाज्य नहीं है। तो इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो प्रतिधनात्मक कथन ये इस टाइप से हो जाएंगे। जो पहला है इसका हो जाएगा, यदि एक संख्या 3 से भाज्य नहीं है, 3 से भाज्य नहीं है तो वह 9 से भी भाज्य नहीं है। दोनों तरफ नहीं नहीं, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। अब दूसरा आप अपने आप बना दोगे, यदि आप भारत में जन्मे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। तो इसका आ जाएगा, यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप भारत में नहीं जन्मे हैं। यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप भारत में नहीं जन्मे हैं। तीसरा, यदि एक त्रिभुज समबाहु है तो वह समद्विबाहु भी है। तो इसका हो जाएगा, यदि एक त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है तो वो समबाहु भी नहीं है। यदि एक त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है तो वह समबाहु भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि प्रतिधनात्मक कथन क्या होता है। तो यदि डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अब आगे उदाहरण नंबर 10। अब आगे उदाहरण नंबर 10 है, निम्न कथनों के विलोम कथन लिखिए। विलोम लिखना है। विलोम कैसे लिखते हैं, यदि P तो Q है का विलोम हो जाएगा, यदि Q है तो P होगा। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ कथन, यदि एक संख्या n सम है तो n स्क्वायर भी सम है। तो इसका विलोम कथन ये हो जाएगा, यदि संख्या n स्क्वायर सम है तो संख्या
n भी सम है। पहले का विलोम कथन ये हो जाएगा, विलोम कथन पहले का, यदि एक संख्या n स्क्वायर सम है तो संख्या n भी सम है। विलोम ये हो जाएगा। दूसरा ये है, यदि आप सभी प्रश्न पुस्तिका में हल करें तो आपको कक्षा में ए ग्रेड मिलेगा। तो आपको कक्षा में ए ग्रेड मिला है तो आपने प्रश्नों को पुस्तिका में हल किया है। इसका ये आ जाएगा, यदि बाद वाला पहले, यदि आपको परीक्षा में ए ग्रेड मिला है तो आपने सभी प्रश्न पुस्तिका में हल किए हैं। तो आपने सभी प्रश्न पुस्तिका में हल किए हैं, ये आ जाएगा। तीसरा है, यदि दो पूर्णांक a और b इस प्रकार है कि a बड़ा है b से तो a माइनस b सदैव धन पूर्णांक होगा। यदि बाद वाला पहले लिखेंगे, यदि दो पूर्णांक a और b इस प्रकार है कि a माइनस b सदैव एक धन पूर्णांक है तो a बड़ा है b से, ये लिखेंगे। यदि ये लिखो, दो पूर्णांक a और b इस प्रकार है कि a माइनस b सदैव धन पूर्णांक है तो a बड़ा है b से होगा। a बड़ा है b से। यदि a माइनस b सदैव धन पूर्णांक है तो a बड़ा है b से होगा। लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। a b से बड़ा है। तो इस तरह से विलोम कथन तीनों हमने लिख दिए और उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 11 है, निम्नलिखित मिश्र कथनों में से प्रत्येक के लिए पहले संगत घटक पहचानिए तथा फिर जांचिए कि क्या कथन सत्य है अथवा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हमें घटक कथन लिखने हैं और पहला हमें मिश्र कथन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC समबाहु है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो इसमें दो घटक बनेंगे, एक P घटक कथन और एक Q घटक कथन। तो P घटक कथन होगा, त्रिभुज ABC समबाहु है, त्रिभुज ABC समबाहु है। और दूसरा घटक कथन बनेगा, त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है। त्रिभुज ABC समबाहु है और Q घटक कथन बनेगा, त्रिभुज समद्विबाहु है। यदि एक त्रिभुज समबाहु है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगी। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होती है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। अब
दूसरा देखो, ये पहला भाग था। अब दूसरा भाग, यदि a और b पूर्णांक है तो ab एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो घटक बनेंगे, घटक कथन, वो कौन कौन से बन जाएंगे? एक घटक कथन P बनेगा, एक घटक कथन Q बनेगा। पहला तो घटक कथन ये हो जाएगा, A और B पूर्णांक है, A और B पूर्णांक है। यदि और तो कट जाएगा बस। AB एक परिमेय संख्या है, AB एक परिमेय संख्या है। ये दो घटक कथन बने। तो AB पूर्णांक है तो A और B का गुणनफल जो है वो हमेशा एक पूर्णांक ही होगा, और पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए कथन सत्य है। कैसे लिखोगे? क्योंकि A और B पूर्णांक है, दोनों का गुणनफल भी AB भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए कथन सत्य है। यानी पहले हमने दो घटक कथन लिखे और फिर हमने कारण बताया है कि क्यों ये कथन सत्य है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 12 है, नीचे दो कथन युग्म दिए हैं, प्रत्येक युग्म वाक्यांश में यदि और केवल यदि प्रयोग द्वारा सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें दो वाक्यांश दिए हुए हैं, दो कथन दिए हुए हैं, उन दोनों कथनों को जोड़ करके हमें ये यदि और केवल यदि का प्रयोग करना है, और ये दोनों कथन जो है उसमें सम्मिलित हो जाए। जैसे पहला कथन दिया है, यदि कोई आयत एक वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। दोबारा ये दिया है कि यदि किसी आयत की चारों भुजाएं बराबर है तो वह एक वर्ग है। पहले ये सीधा दे दिया, फिर इसका पीछे से स्टार्ट करके दे दिया। तो ये हो जाएगा कि कोई आयत एक वर्ग है यदि और केवल यदि उसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। कोई आयत, ये शुरू का यदि हटा दो, कोई आयत एक वर्ग है यदि और केवल यदि उसकी चारों भुजाएं बराबर है। यदि और केवल यदि के लिए जो सिंबल है वो ये होता है, यदि और केवल यदि के लिए जो सिंबल है, तो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, वो ये होता है। तो इसका मतलब अगर ये वाला सत्य है तो ये सत्य है, और इधर वाला सत्य है तो ये भी सत्य है। अब दूसरा भाग, तो यहाँ स्टेटमेंट जो दे रखी है वो P और Q दो स्टेटमेंट दे रखी है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य है। और दूसरा दिया हुआ है Q, यदि एक संख्या 3 से भाज्य है तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है। एक बार इधर से ये रिजल्ट दे दिया, दोबारा इधर से ये रिजल्ट दे दिया। तो सेम पहले पार्ट की तरह ही करेंगे, शुरू का यदि हटा देंगे। किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य है यदि और केवल यदि वह संख्या 3 से भाज्य है। तो इसका ये हो जाएगा, किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य है यदि और केवल यदि
वह संख्या 3 से भाज्य है। तो ये इस तरह से हमने दो कथनों को यदि और केवल यदि के माध्यम से सम्मिलित किया है। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम समाप्त कर रहे हैं। इससे अगले लेक्चर में प्रश्नावली 14.4 के प्रश्न हल करेंगे।